किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जियान ऐसा कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि जियान मजाक कर रहा हो। पहले तो रितिका ने कुछ भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि जियान सचमुच अपना ट्रांसफर कराना चाहता है, तब उसे एक बड़ा ही अजीब एहसास हुआ। कुछ समय बाद हमने देखा कि रितिका एक बहुत ही अजीबोगरीब जगह पर जाती है। उस जगह पर रोशनी बड़ी कम थी। हर जगह एक काली रात नजर आ रही थी। उस रात में सिर्फ चांद ही था जो सबसे ज्यादा चमक रहा था, और सितारों की जगमगाहट सिर्फ उसी जगह देखने को मिल रही थी। रितिका ने देखा कि एक काली परछाई वहां एक दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। रितिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है। घबराते हुए उसकी नजर पास में पड़े एक डंडे पर गई। उसकी तरफ वो बढ़ने ही वाली थी कि तभी रितिका ने उस आदमी का चेहरा देखा। वो कोई और नहीं बल्कि जियान था। जियान ने एक बिल्कुल अजीब भेष बना रखा था जिसे रितिका भी नहीं पहचान पाई। जियान ने रितिका की तरफ बड़े प्यार से देखकर कहा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। जियान का चेहरा देखकर रितिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ा है। पिछले कुछ समय पहले तक तो उसे ये लग रहा था कि जियान शायद ये केस हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन एक बार फिर इस लड़के ने उसको एक जबरदस्त झटका दिया। आश्चर्य होकर रितिका ने कहा, तुम? जियान, जो अब वहां पर पड़ी डेस्क के पास बैठ गया था, उसने रितिका की तरफ देखा और एक प्यारी सी मुस्कान भरकर कहा, क्यों? तुम्हें क्यों लग रहा था कि कोई और होगा? इधर उधर मत देखो, यहां सिर्फ मैं ही हूं। वैसे इस जगह पर तुम्हें बुलाने का आइडिया लारा मैम का ही था। जियान ने देखा कि रितिका अभी एक उलझन में दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथों से एक फाइल को रितिका की तरफ बढ़ाया और कहा, रितिका जी, आप जो जानकारी चाह रही थी वो सब मैंने इसमें डाल दी है। ये फाइल भावना की केस की फाइल थी। रितिका ने जियान से पूछा, तुम्हें तो इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो अब तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वैसे भी तुम तो कह रहे थे कि तुम चीफ के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते, तो अब क्या हो गया? रितिका के कई सारे सवाल थे और उसे देखकर लग रहा था कि वो जियान पर अभी भी गुस्सा है। जियान ने थोड़ा सोचकर कहा, मैंने बाद में इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि इस केस में वाकई बहुत कुछ गड़बड़ है। वैसे भी भावना मेरी मदद करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके किसी ने उसे मार दिया। मैं ये केस में काम सिर्फ भावना के लिए ही नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस शख्स ने मेरी बहन की खुशियों को बर्बाद किया है, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। जियान की बात पर रितिका को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। वैसे भी जियान की बार बार इस हरकत से रितिका काफी परेशान थी। जियान ने कई बार उसके साथ ऐसा बर्ताव किया था और बाद में आकर बस आराम से माफी मांगकर उसे लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। रितिका को लग रहा था कि ये आदमी उसकी मदद करना नहीं बल्कि उससे आगे निकलना चाहता है। पहले खुद इस केस में गड़बड़ी महसूस कर बाद में वो खुद ही पलट गया। भला ऐसे आदमी पर रितिका भरोसा कैसे कर सकती थी? रितिका की शक भरी निगाहों को देखकर जियान को लगा कि उसे सब कुछ बता ही देना चाहिए। उसने रितिका को एक शर्म की नजरों से देखा और बड़ी हिम्मत से उससे बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने आपसे बड़ी बदसलूकी से बात की। लारा मैम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। जियान की बात रितिका को समझ नहीं आई और उसने पूछा, क्या? जियान ने उसे समझाया, लारा मैम ने मुझे बताया कि आपने ही उनसे बोला था कि भावना के केस में मेरी बहन का नाम ना लिखें। मुझे पता है कि अगर इस केस में मेरी बहन का नाम जाता तो उसे भी शक की नजरों से देखा जाता। दुनिया तो यही सोचती कि इस लड़की का पिछला बॉस भी मर गया और इस लड़की का होने वाला बॉस भी मर गई। जरूर ही इसी लड़की की इन मौतों में हाथ है, या फिर वो बोलते कि मेरी बहन पनौती है। अगर कोई और होता तो जियान तब भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बहन के ऊपर ऐसे इल्जाम वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। रितिका का उसके और उसकी बहन के प्रति चिंता करना और उनके लिए कुछ ऐसा करना ही जियान के मन को भा गया था। जब इससे पहले जियान को पता चला था कि उसकी बहन की यादों में से भी भावना से मिलने की बात मिटा दी गई है, तब भी उसे ऐसे ही संतुष्टि हुई थी। ये सोचने के बाद ही उसने सारी रात जागकर इस फाइल को तैयार किया और हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखकर ये कोशिश की थी कि उनके बीच ही कोई सुराग ढूंढ सके ताकि रितिका उसके बारे में अच्छा सोच सके। रितिका थोड़ा अजीब सा मुंह बनाकर जियान से कहती है, तुम्हारे शुक्रिया की किसे जरूरत? मुझे तो बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी
मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हारी बहन का इस मामले से कुछ लेना देना है, इसलिए सबसे अच्छा तो यही है कि तुम्हारी बहन जैसे आम लोगों को इस मामले से दूर रखा जाए। ये वैसे भी हमारा नियम ही है, तो इसलिए मैं बस अपने नियम का पालन कर रही थी। ये बोलते ही रितिका जियान के करीब आई और उससे पूछा, वैसे इस फाइल में तुम्हें क्या मिला? जियान समझ गया कि रितिका बात को घुमाना चाह रही है और एक मुस्कान भरकर उसने बोला, अभी तक तो नहीं, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक मैंने हर चीज को इसमें लिखा है और जो जो चीज हमें वहां मिली थी उनकी फोटो भी इसमें मौजूद है। जियान और रितिका उस फाइल के ऊपर बहस करने के लिए पास में बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जियान एक बार फिर इस केस से जुड़ी सारी जानकारियां रितिका के सामने दोहराता है। तो एक बार शुरुआत से शुरू करते हैं। आज दोपहर भावना अपने ऑफिस की छत से गिर गई। हमें उसके जूते छत पर मिले और बाकी किसी ने भी उसे वहां पर नहीं देखा था। सबसे पूछने के बाद ये बात पक्की हो जाती है कि वहां मौजूद बिल्डिंग के कैमरे में भी भावना के छत पर जाने का कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। किसी ने भी भावना को छत पर जाते हुए नहीं देखा था या किसी और व्यक्ति को वहां नहीं देखा। रितिका इससे आगे बोलती है, मैंने भी बिल्डिंग के उपस्थित रजिस्टर को देखा था और कैमरे में भी किसी बाहर के आदमी को रिकॉर्ड नहीं किया था। तो हो सकता है बिल्डिंग में मौजूद किसी व्यक्ति ने ही उसे छत से धक्का दिया हो। थोड़ी देर रुककर रितिका ने फिर कहा, ये मैंने सोचा था, और तुम बताओ कि तुम्हें ऑटोप्सी की रिपोर्ट मिली? जियान जवाब देता है, बस अभी आ ही रही है। रितिका और जियान काफी समय वहां रुकते हैं। उनकी टेबल पर रखी कॉफी भी ठंडी हो जाती है। दोनों इस केस में इतने मगन थे कि उन्हें अपनी कॉफी का भी याद नहीं रहा। जियान की आंखों में नींद आने लगी और उसने नींद की झपकी ली। रितिका ने तुरंत टेबल पर बड़ी जोरों से अपना हाथ मारा और उसे जगाकर बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अपनी आंखें खोलो और दिमाग चलाओ। जियान रितिका से कहता है, रितिका जी, मुझे लगता है इस केस में थोड़ा अलग तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम अपने पुराने तरीके से ही सोचते रहे तो हमें कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। हैरान होकर रितिका उससे पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? जियान खड़ा होता है और बड़ी जोर से आहें भरता है। जियान रितिका को समझाता है, जरा सोचिए, मान लीजिए कि आप एक खूनी हैं। अब मुझे बताइए कि आप भावना को कैसे मारेंगी? रितिका थोड़ा सोचकर जियान को जवाब देती है, किसी वजह से मैं भावना को छत पर बुलाऊंगी और फिर जब उसका ध्यान कहीं और होगा तो पीछे से आकर उसे धक्का दे दूंगी। जियान ने आगे कहा, बिल्कुल सही, आम आदमी यही करेगा, पर हमारे खूनी ने ऐसा नहीं किया। उसने पहले भावना पर वार किया और फिर उसे नीचे फेंक दिया। रितिका ने उससे फिर पूछा, तो इसमें अजीब क्या है? अगर कोई उस पर वार करेगा तभी तो उसके जूते निकाल पाएगा। जियान ने अचानक अपने हाथों से एक चुटकी बजाई और कहा, बिल्कुल ठीक, वो जूते उस खूनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो भावना की आत्महत्या की कहानी गढ़ सके और बिना किसी शक के बाद में भाग सके। पर क्या आपने सोचा है कि वो खूनी वहां से भागा कैसे? रितिका ने कुछ देर सोचा और अचानक उसकी आंखों में एक चमक नजर आई और उसने कहा, मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वो खूनी ने जानबूझकर वो जूते वहां छोड़े ताकि वो सबको ये यकीन दिला सके कि ये आत्महत्या है? जियान ने तुरंत कहा, हाँ, हम सब छत पर जा चुके हैं और वहां पर भावना के अलावा किसी के भी पैरों के निशान नहीं हैं। छत पर जितनी धूल है उसे देखकर तो लग रहा है कि जो भी वहां पर जाएगा उसके पैरों के निशान तो जरूर ही बनेंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ भावना के पैरों के निशान हैं। अब जरा सोचिए कि खूनी ने भावना को मारकर बेहोश कैसे किया होगा। सोचते सोचते तुरंत जियान को ख्याल आता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नजर आती है। वो अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर रितिका की तरफ देखकर बोलता है, मुझे यकीन है कि खूनी ने भावना को बहुत पहले ही बेहोश कर लिया था और फिर उसने उसके जूते निकाले और उसे बालकनी में ले गया। मुझे यकीन है कि खूनी ने भावना को बहुत पहले ही बेहोश कर लिया था, फिर उसने उसके जूते निकाले और उसे बालकनी में ले गया और उसे नीचे फेंक दिया। फिर जाते वक्त उसने उसी पैरों के निशान पर वापस अपने पैर रखे और वहां से निकल गया। यही सच्चाई है। जियान ये कहकर कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा और खुद की ही तारीफ करने के लिए बोलने लगा, देखा रितिका जी, मैं कितना होशियार हूँ। वैसे आप मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगी तो मेरी होशियारी से आप भी कुछ सीख पाएंगी। जियान ने देखा कि उसकी बातों पर रितिका ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। जियान ने उसे पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही?
क्या मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं? सबसे पहली बात कि मुझे अभी भी मुजरिम का पता नहीं है। दूसरी बात, तुमने कहा कि वो खूनी भावना के जूते पहनकर वहां से निकल गया। अगर ऐसा है तो हमें वो जूते वहां कैसे मिले? जियान ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हो सकता है कि वो जूते मीना ने वापस बिल्डिंग पर चढ़कर रखे हों। वैसे भी आप जानती हैं कि वो मकड़ी प्रजाति की म्यूटेंट है, इसीलिए वो दीवारें चढ़ सकती है। हंसते हुए रितिका ने जियान की बात का जवाब दिया, वो 27वीं मंजिल है। मीना स्पाइडर है, स्पाइडरमैन नहीं। वैसे भी ये बात साबित हो गई है कि वारदात के वक्त मीना मार्केट में कपड़े खरीद रही थी, तो वो वहां मौजूद नहीं हो सकती। जियान को लगने लगा कि ये केस तो श्रीकांत के केस से भी मुश्किल है। यहाँ पर तो असली खूनी का अंदाजा ही नहीं पता चल रहा। उसी वक्त ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है। जियान उसे पढ़ता है। रितिका उससे पूछती है, रिपोर्ट में क्या है? जियान रितिका को जवाब देता है, इसमें लिखा है कि भावना की बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर हुए हैं और दुर्घटना में उसकी पसलियां भी टूट गई हैं। लेकिन एक चीज और है। ये बोलती ही जियान रितिका को रिपोर्ट में मौजूद एक फोटो दिखाता है और कहता है, भावना की गर्दन के पीछे ये एक घाव का निशान है। रितिका बोलती है, शायद नीचे गिरने से उसे लग गया होगा। जियान अपना सर हिलाकर मना करता है और कहता है, ये घाव का निशान देखकर मुझे लगता है किसी ने उसकी गर्दन पर वार कर बेहोश किया और फिर छत से नीचे फेंक दिया। रितिका जियान की बात सुनकर दंग रह जाती है। उसी वक्त गगन बाहर एक खिड़की से उन दोनों को केस में इन्वेस्टिगेट करता हुआ देखता है और अपने मन में ही बोलता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी वजह से हमारी एजेंसी न बंद हो जाए। मुझे चीफ को इनके बारे में बताना चाहिए। गगन चीफ से मिलने के लिए चला जाता है। जियान रितिका से आगे बोलता है, इतना सबूत काफी नहीं है, हमें और ढूंढना पड़ेगा। रितिका गुस्से में खड़ी हो जाती है और कहती है, और ढूंढने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है। कुछ ही देर में ये केस और ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। शायद हमको मुजरिम कभी ना मिले। ये बोलते ही रितिका गुस्से में वहां पर पड़े कागजों को हवा में उछाल देती है। जियान की नजर उन कागजों पर पड़ी धूल के छोटे छोटे कणों पर पड़ती है जो इधर उधर बिखर जाते हैं और उसके दिमाग में अचानक से उन्हें मिले जूते पर पड़ी धूल याद दिलाती है। जियान बड़े हैरान होकर खड़ा होता है और रितिका से बोलता है, चलिए रितिका जी, शायद मुझे सबूत मिल गया। ऐसा क्या सबूत जियान को मिला था? क्या यह केस ह्यूमनॉइड एजेंसी सुलझा पाएगी या उनके सुलझाने से पहले यह केस बंद हो जाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए विचित्र वर्ल्ड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।